Hi guys, so CLAT consortium has released third sample paper. अब इस sample paper को analyze करने के बाद what should be our strategy? Should we change our strategy with respect to legal reasoning? Should we change our strategy with respect to attempting the mock or not? देखेंगे sample paper में, although 5 ही questions हैं, but हम इस passage को legal reasoning के section को analyze करते हैं, उसके बाद discuss करेंगे क्या हमें अपनी स्ट्रैटेजी में कोई चेंज लाना चाहिए, वो चेंज हमारे लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, देखते हैं. सो दिस पैसेज डिस्कसेस 4 लॉज रिलेटेड विद ऑफेंसेस रिलेटिंग विद विमेन. विमेन से जो भी कंसर्निंग ऑफेंसेस हैं वैसे 4 लॉज डिस्कस किए हैं, जिसमें 498A ऑफ आईपीसी विच इज क्रूल्टी अगेंस्ट विमेन, उसके बाद में प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी, उसके बाद में प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट विमेन, और उसके बाद सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी जिसमें कि मेंटेनेंस की बात कही गई है. नाउ दीज 4 लॉज कंसर्निंग ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन और राइट्स ऑफ विमेन आर एक्सप्लेन ल्यूसिडली. इसमें कोई भी टेक्निकलिटी नहीं दी गई है, कुछ भी सेक्शंस बहुत ज्यादा यूज नहीं किए गए हैं, इनको प्लेन सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है. And the following questions, the 5 questions which follow, हम यहाँ solve नहीं करेंगे questions को because you have the answer key, you have explanations and all. तो यहाँ solve हम नहीं करने वाले हैं, but questions बहुत direct हैं, ठीक है. जैसे इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा है कि उसके साथ टॉन्ट्स हुए हैं, फैमिली ने कुछ फिजिकल वायलेंस किया है, तो क्या ये डोमेस्टिक वायलेंस में आता है या नहीं आता? तो डेफिनेटली आता है. एक क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया है व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल, यू बीन गिवन विद 4 पॉइंट्स, इनमें से आपको चूज करना है कौन सी रेमेडी अवेलेबल है, कौन सी नहीं है. नाउ दिस इज डायरेक्टली मेंशन्ड इन द पैसेज. अगर आप एक्सप्लेनेशंस भी ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे. तो बेसिकली व्हाट कैन वी कंक्लूड आउट ऑफ दिस इज दैट नंबर 1, क्वेश्चंस आर डायरेक्ट, so you don't have to worry about analyzing the passage or analyzing each and every word of the passage much. ठीक है. दूसरा, questions are simple. अब मैं ये सिंपल वर्ड का यूज हर जगह नहीं करता हूं, बट यहां इसलिए कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस में आपको अपना एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है. आपको पैसेज में जो कुछ भी दिया है उसको एनालाइज नहीं करना है, बस सिंपली उसको पढ़ के समझ लेना है, और उससे डायरेक्ट आंसर्स निकल रहे हैं क्वेश्चंस में. तो इसीलिए क्वेश्चंस क्योंकि सिंपल और डायरेक्ट है तो यू डोंट हैव टू टेक मच स्ट्रेस. नाउ इससे अब ये कंक्लूजन पे हम पहुंचते हैं, इन्फ्रेंस हम निकाल सकते हैं कि क्लैट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आपके लिए पेपर नहीं बनाने वाला है, और कंक्लूजन पे हम ये पहुंचते हैं कि हमें अपनी स्ट्रैटेजी में एक ही चेंज लेके आना है कि हमें लीगल रीजनिंग से रिलेटेड अगर कोई स्ट्रेस है तो उसको कम कर देना है. ये पैसेजेस सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है बिकॉज दीज आर डायरेक्ट पैसेजेस. हाँ, पैसेजेस थोड़े लेंदी हो सकते हैं, बट अगर ऐसा ही सैंपल पेपर जैसा ही अगर क्लैट का पेपर रहने वाला है तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू, इट विल बी स्ट्रेस बस्टर फॉर यू, बिकॉज बहुत इजी और डायरेक्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं और बहुत डिफिकल्ट भी नहीं होने वाले हैं. तो आपको अब क्या करना है, लीगल रीजनिंग सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को, और कोई इजी कुछ डाइवर्स टॉपिक पे आर्टिकल्स पढ़ते रहिए, एक दो आर्टिकल्स, बहुत ज्यादा टेक्निकल आर्टिकल्स नहीं पढ़ने, बट हाँ थोड़े एक दो आप 2-3 दिन में आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं. सो दैट इज ऑल फॉर दिस सैंपल पेपर. लेट्स वेट फॉर अनदर सैंपल पेपर, और तब तक के लिए स्ट्रैटेजी अप्लाई कीजिए, दैट विल डेफिनेटली हेल्प. इन केस आपको लीगल सैंपल पेपर सॉल्व करते वक्त अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, हम विल टेक दैट अप इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच. हेलो फ्रेंड्स, रिसेंटली जो है वो क्लैट ने अपना नया जो है बेसिकली सैंपल पेपर निकाला है, जिसके अंदर कई सारी चीज़ें जो है उन्होंने निकाल करके दी है. हर एक सेक्शन के उन्होंने कुछ एक क्वेश्चंस डाल करके दिए हैं, ये बताने के लिए कि हम लोग किस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे. वैसे बाकी सेक्शंस डिस्कस हो चुके हैं. करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है वो अब हम लोग देखते हैं. करंट अफेयर्स के सेक्शन में अगर आप लोग देखोगे तो पिछली बार की तरह ही यहाँ पर एक बड़ा पैराग्राफ तो दिया गया है, लेकिन दूसरी चीज इसमें क्या देखने को मिल रही है कि जिस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, उन क्वेश्चन में बड़ी बात जो देखने को मिल रही है वो ये है कि मोस्ट केसेस के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन है जो कि एक न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ रहा बच्चा ही बता सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 के अंदर एक मुस्लिम औरत जो है उसको पेपर देने से मना कर दिया गया था. इनमें से कौन से स्टेट के अंदर, कौन सी स्टेट में ऐसा कुछ हुआ जहां पर जो है वो
एक विमेन को मना कर दिया गया था कि भाई आपने हिजाब पहना हुआ है, इसलिए हम लोग आपको अलाउ नहीं करेंगे पेपर देने के लिए। अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन जो बना के रखा गया है, ये सिर्फ वो बच्चे नहीं कर सकते हैं जो कि लास्ट टाइम के अंदर सिर्फ ऊपर ऊपर से चीजों को देख रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए थोड़ी बैड न्यूज है ना। ये वो बच्चे कर सकते हैं जो कि रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। जो लोग ऐसे लॉ प्रेप के अंदर जो मेजरली बच्चे जुड़े हुए हैं जो कि रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत आसान सवाल है, बहुत इजी सवाल है, क्योंकि कम से कम 3 से 4 महीने तक ये न्यूज़ लगातार चली थी, रोज 1-2 एडिटोरियल इसके ऊपर आते थे ना। इस चीज के कारण से ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए आसान है जो कि रोज के रोज जो है वो करंट अफेयर के साथ जुड़े हुए हैं, उनका लिमिटेड रिलेशनशिप नहीं। एक चीज, दूसरी चीज क्या देखने को मिल सकती है कि यहां पर जो दूसरे क्वेश्चंस है, जैसे 2 जजेस की बेंच कौन सी थी उस चीज के बारे में बताने के लिए, है ना, कि भाई हिजाब का जजमेंट क्या होगा उसको बताने के लिए। इसके अलावा क्या चीज है कि इनमें से कौन सा ऐसा जो है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेसिफिकली काम करता है उसके लिए, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हिंदू मुस्लिम्स की यूनिटी के अगेंस्ट में, या फिर जो है वो जिहादिस्ट के लिए, या फिर ऐसी चीज देखने को मिलती है कि भाई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है वो कौन कौन से काम करते हैं, तो उससे रिलेटेड बेसिकली ये क्वेश्चन सामने आता है आपके, है ना। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले भी हम लोग ये पैटर्न देख चुके हैं कि क्लैट कभी भी क्वेश्चन बनाता है तो क्या करता है कि अगर मान लो जैसे 5 क्वेश्चन है, तो इन 5 क्वेश्चन में क्लैट हमेशा क्या करेगा, पहले 2 के 3 क्वेश्चन ऐसे रखेगा जिन क्वेश्चंस के अंदर पहले 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन क्वेश्चन में क्या चीज होगी कि आपकी जो टॉपिक है उससे बात पूछी जाएगी, है ना। जैसे हिजाब का टॉपिक है तो हिजाब के ऊपर इशू कौन से स्टेट में हुआ था, कौन से जज ने जो है जजमेंट दिया था, एकदम सीधी सीधी उसके ऊपर टॉपिक के ऊपर बात। उसके बाद में क्या बात करेगा, उसके आसपास के टॉपिक्स की। आसपास का टॉपिक क्या है कि हिजाब इशू किसका है, मुस्लिम्स का, तो इंटरनेशनली मुस्लिम्स की क्या क्या इशू है, इंटरनेशनली मुस्लिम देशों के अंदर कहां पर क्या क्या कोई बड़ा इशू हो रहा है, क्या करंट अफेयर्स में कुछ चल रहा है क्या, वो चीज पूछी जाएगी। तो एग्जैक्टली वो चीज आगे देखने को मिलती है। कैसे देखने को मिलती है, देखो सबसे पहले ईरानियन पार्लियामेंट जो है उससे रिलेटेड जो बात की गई है ना, ये क्वेश्चन पूछ लिया आपने। उनके बाद उन्होंने क्या करा कि ईरान के अंदर किसकी कौन जो है वो उसको हेड करता है। अभी ईरान काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है, उसका रीजन क्या है, सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में जो डिप्लोमेटिक टाइज वापस रीस्टोर हुए हैं, तो उसके कारण से वहां पे जो पूरे के पूरा सिस्टम है वो काफी ज्यादा वर्ल्ड के अंदर है, क्योंकि वर्ल्ड में शिया और सुन्नी जो मुस्लिम्स है उनमें जो लड़ाई देखने को मिलती है वो सऊदी अरेबिया और ईरान के कारण ही मिलती है। और जैसे हम लोगों ने देखा है काफी ज्यादा हद तक जो है बेसिकली इनके रिलेशंस काफी अच्छे हुए हैं, और रिसेंटली जो आपके जो अरब लीग की मीटिंग हुई उसके अंदर भी काफी ज्यादा अकॉर्ड्स हुए इनके कारण से। तो ऐसा क्या है, ईरान काफी न्यूज में है, इसलिए आसपास की न्यूज इसके अंदर डाल दी। और उसके बाद में इन्होंने क्या किया, उसके बाद में इन्होंने ये चीज करी दैट आपके अभी जो करंट के अंदर इसके अंदर चीज चल रही है, अभी करंट में मुस्लिम्स का क्या इशू चल रहा है, तो मुस्लिम देशों के अंदर अजरबैजान वाला जो इशू है, नगरबेगान जो आपके नागोरा कारबाख वाला जो इशू है उसके ऊपर एक क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि वहां पर भी अजरबैजान के जो लोग हैं वो मुस्लिम्स के हैं। तो ऐसा क्या होगा, 2 से 3 क्वेश्चन टॉपिक के, 3 से 4 क्वेश्चन जो नीचे के क्वेश्चन है वो आसपास के टॉपिक है। जैसे हम लोगों ने कई बार डिस्कस कर रखा है कि एक फिक्स इस तरह की चीजें देखने को मिलती है कि आसपास की चीजों में जो न्यूज चल रही है उससे रिलेटेड वो चीज पूछ लेते हैं, है ना। तो ऐसा यहाँ पर क्या चीज देखने को मिलेगी कि उस तरह से इन्होंने पूछ लिया भाई इन कौन से एरिया के अंदर ये चीजें हुई है। अर्मेनिया अजरबैजान का इशू भी देखने को मिला। तो ऐसे आप लोगों को क्या करना है, जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है बार बार, वही पैटर्न इसमें देखने को मिला है कि आप लोगों को एक फिक्स्ड नंबर ऑफ रिसोर्सेज पर स्टिक रहना है, लिमिटेड रिसोर्सेज को बार बार रिवाइज करना है, एक चीज। सेकेंडली न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, बार बार वापस इसने इस बात को प्रूव कर दिया है कि न्यूज़पेपर के बिना काम नहीं चलेगा, है ना। न्यूज़पेपर को रोज रखना है और आपकी क्लास के नोट्स को रोज रखना है, क्लैट एक्सप्रेस को रोज रखना है ना। इन 3 चीजों को मेंटेन करना है, लिमिटेड रिसोर्सेज, बार बार रिवीजन, ये एक ही चीज है जो बार बार आप कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखें। क्लैट को उन 100 क्वेश्चन से डर नहीं लगता है, उन 100 फैक्ट से डर नहीं लगता है जो कि आपने एक बार याद करें। क्लैट को उस 1 या 2 फैक्ट से डर लगता है जो आपने 100 बार याद करें, है ना, क्योंकि आपको उसका रिवीजन बहुत पक्का है, जबकि 100 फैक्ट्स एक बार पढ़ने के बारे में वो चीजें याद नहीं रहती, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखें, जीके का मतलब है रिवीजन और कुछ नहीं। ओके, thank you very much. Good afternoon, students. We are seeing each other after a prolonged time interval, and now too we are here with an agenda in perspective, and this agenda goes as per
the continuity of this passage that has been issued recently as per the latest guidelines, and the content, the likely type factor of typecast of content which you may have to encounter in your 2024 CLAT. And considering that the passage that we have before us, we will just be taking a very sweeping view of it and be directly going across questions that lay underneath. Okay, just look here. Lay persons have a hard time understanding. Laypersons, I hope everybody understand the meaning of laypersons. Laypersons technically mean आम आदमी mango man, ठीक है? जो हमारा आम आदमी है, that technically stands for laypersons have a hard enough time understanding how natural events could result from natural laws. Natural events कैसे natural laws से हो सकते हैं rather than supernatural will. सुपरनैचुरल विल का मतलब होता है सम डिवाइन इंटरवेंशन, ठीक है? हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारा जो भारत प्रॉपर है, ठीक है, वो काफी हद तक अंधविश्वासी है, ठीक है, काफी हद तक सुपरस्टिशियस है, काफी हद तक सुपरनैचुरल डिजाइन्स में यकीन रखता है, काफी हद तक उसका मानना है दैट बिहाइंड एवरी विजिबल फिनोमेना देयर इज समथिंग अंडरलाइंग, देयर इज सम अंडरलाइंग invisible act of God that is in the making or breaking of the specific visible characteristic that we all are a witness to, ठीक है? तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, they have an even harder time comprehending, उनके लिए और मुश्किल होता है समझना how many things that happen in society could be the product of human action. Human action मतलब कर्मा, human karma that we say, that is human action, but not human design. Human design is human planning. Okay, when people observe social trends, inequality rises or falls, people get richer or poorer, mores about sex become stricter or looser, they jump to the conclusion that some powerful person or group chose to create the change. It means there is a conspiracy theory. There is what? There is a conspiracy theory. ये लोगों का मानना होता है. लोगों का मानना नॉर्मली ऐसा रहता है कि ह्यूमन बींग्स कभी अपने दम पे कुछ नहीं कर सकते. देयर हैज टू बी एन ओवरआर्किंग फोर्स दैट इज गाइडिंग through all that, is simply dictating all the necessary changes that are part of the visible domain, that are part of the visible realm of we human beings in particular. Okay, अब इधर देखिएगा, you see this trend most especially in politics. सबसे ज्यादा कहां पे देखा जाता है? पॉलिटिक्स में. You can make a lot of money selling such conspiracy theories. What economists and political scientists have discovered. एक था इधर आम आदमी, ले पर्सन्स. यहां तक हम ले पर्सन्स की बात कर रहे थे, आम आदमी की बात कर रहे थे. अब हम बात कर रहे हैं economists and political scientists की. I've discovered, but most people don't know, is that social trends and systematic behaviors rarely result from puppet masters pulling strings. Puppet masters means some invisible and authoritarian force directing the necessary changes in the lives, in the intercourse of the lives of we common men. Okay, we explain systematic behavior not by suggesting bad character or malicious intent, but instead by examining the incentives and constraints that individuals face. When people are rewarded, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे मुझे कुछ बताना होगा अभी आपको थोड़ी देर के अंदर, तभी मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा. When people are rewarded for doing something, they will do more of that. Then they are punished, they will do less. ये ऐसा किसका मानना है बच्चों? इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट, जो हमारे समाज का इंटेलिजेंशिया है, हमारे समाज का प्रबुद्ध वर्ग है, ना कि दिस कनेक्ट्स टू ले पर्सन्स. ले पर्सन से इसका कोई लेना देना नहीं है. ले पर्सन का मानना तो कुछ और ही है. ले पर्सन का मानना तो है देयर इज सम स्ट्रॉन्गर, देयर इज सम सोवरेन, देयर इज सम ओवरआर्किंग अथॉरिटी दैट इज पुलिंग द स्ट्रिंग्स इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ आवर डे टू डे लाइव्स. ठीक है, आगे देखिए. इफ लॉट्स ऑफ पीपल डू समथिंग बैड,
ठीक है, if lots of people do something bad, it's probably because the incentives induce them to do it. आपको अगर फायदा मिलेगा गलत काम करने से तो आप गलत काम करोगे, और फायदा मिलेगा अच्छा काम करने से तो आप अच्छा काम करोगे. आगे देखते हैं. In turn, we can explain the incentives people face by examining the institutions under which they live. As the Nobel laureate and economist, ये देखिए एक एग्जाम्पल आ गया यहां पे ऊपर जिसकी बात हुई थी, इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उसका एक प्यारा सा एग्जाम्पल आ गया बेटा. नोबेल लॉरिएट एंड इकोनॉमिस्ट. ये नोबेल लॉरिएट और इकोनॉमिस्ट का नाम क्या है? डगलस नॉर्थ. ठीक है, डगलस नॉर्थ नाम है. Puts it, institutions are the rules of the game in a society, or more formally are the humanly devised constraints that shape human interaction. थोड़ा सा बचा है. फर्दरमोर मतलब आगे, एडिशनली, जो हमने यहां तक छोड़ा है उसके आगे अब हम चल रहे हैं. फर्दरमोर जब भी कभी इस्तेमाल होता है नेक्स्ट पैसेज को शुरू, नेक्स्ट पैरा को शुरू करने के लिए, इट मींस वी आर कंटिन्यूइंग ऑन द सेम मेन आइडिया, वी आर कंटिन्यूइंग ऑन द सेम प्लॉट, वी आर कंटिन्यूइंग ऑन द सेम थीम दैट वी हैव जस्ट लेफ्ट बिहाइंड कंक्लूजन लेस. ठीक है, हमने जो कंक्लूजन लेस छोड़ा है पीछे, उसी को अब हम आगे, ठीक है, आगे हम अप ट्रैक कर रहे हैं. ठीक है, ध्यान से देखिएगा. दिस इज हियर. Furthermore, the rules we live under often appear by accident or emerge spontaneously from previous trends or result because of external constraints. There is rarely some mastermind behind the curtain. Mastermind नाम की कोई चीज नहीं होती. Good and bad things happen, but not because anyone planned for them to happen. In short, big trends emerge from individual behavior without anyone running the show. Individual behavior, और ये जो individual behavior भी है, इसमें भी मैंने आपको बताया, इसमें जब फायदा होगा तो वो काम करेंगे और जिसमें नुकसान होगा वो काम नहीं करेंगे. ओके बच्चों, नाउ वी विल प्रोसीड. एक एक करके हमारे सामने क्वेश्चंस आते जाएंगे और हम डिस्कस करते जाएंगे. ध्यान से देखिएगा. Which of the following if true would most weaken की बात हो रही है. Most weaken the author's arguments in the passage. Author's arguments का मतलब क्या है? Author's arguments का मतलब है the main idea in the passage. The main idea in the passage. ध्यान से देखिएगा. Social and economic trends are not the result of malicious actions on the part of powerful people. Weaken करना है तो सीधा सीधा तो नहीं बोल सकते. A small group of extremely powerful people control and direct social and economic trends to suit their own agenda. Weaken करना है. Social and economic trends emerge because of incentives. ये तो पैसेज के हिसाब से जा रहा है तो weaken नहीं हो सकता. Social and economic trends emerge because of incentives that affect behavior, not because powerful people will them into being. ये भी बेकार है बेटा, ये भी हो ही रहा है. Good and bad things happen because some people planned them to happen. तीनों ही पैसेज के हिसाब से हैं तो हमारा आंसर होगा बी. हमारा आंसर होगा बी, जो पैसेज के बिल्कुल विपरीत जा रहा है, पैसेज के बिल्कुल उल्टा जा रहा है. इट इज गोइंग टोटली इन कॉन्ट्रास्ट, in contra to the overall script set up by the passage. Is that fine? Okay, very good. तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन. मूविंग अहेड, दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं. ध्यान से देखिएगा. Which of the following most accurately explains what the author identifies? Which of the following most accurately explains what the author identifies as the difference between the way economists and political scientists have discovered about social changes and how lay persons understand things. तो वही डिफरेंस आ गया जो हमारे पैसेज की कोर थीम है, हमारे पैसेज का बॉडी ऑफ कंटेंट है, दैट इज इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट, एंड दूसरी तरफ ले पर्संस. उस तरफ है इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड इस तरफ है ले पर्संस. ध्यान से देखते हैं.
Lay persons tend to believe that social changes are the result of the incentives and constraints that people face. ये तो गलत हो गया बेटा, ये तो बेकार है. Lay persons, economists and political scientists all attribute social changes to deliberate. इसमें ये वाला और ये वाला जो शब्द इस्तेमाल कर दिया, इसने गलत कर दिया, खराब कर दिया ऑप्शन को. Lay persons tend to believe that social changes are the result of deliberate interventions. ये सही है. While economists and political scientists attribute these to the incentives and constraints that people face. This is the correct answer. Very good. Moving ahead. Now we have the third question. We have the third question with us. Based on the author's arguments in the passage above, which of the following would be the most effective way to get someone to do something good? कुछ अच्छा किसी से करवाना है तो क्या तरीका होना चाहिए? By rewarding them for doing it and by punishing them if they don't do it, by explaining to them why one thinks it is the right thing to do although they do not benefit. ये तो बेकार है, ये तो बकवास है. By appealing to their altruistic nature. इसका पूरे में कहीं मेंशन नहीं था, अब कहां से आ जाएगा भैया? ये भी गया ये वाला भी. ठीक है, आई होप मेरी बात सबको समझ में आ रही है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाय पनिशिंग देम. बेकार. आंसर इज गोइंग टू बी ए. आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट? ए. ठीक है, ओके, मूविंग अहेड. फोर्थ क्वेश्चन. डगलस नॉर्थ नाम का एक आदमी है, हम सब ने देखा पैसेज में. ठीक है, डगलस नॉर्थ नाम का एक आदमी है. विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट नेसेसरीली बी ट्रू इफ डगलस नॉर्थ्स कमेंट्स इन द पैसेज आर ट्रू? अगर डगलस नॉर्थ के कमेंट्स पैसेज में ट्रू हैं, ठीक है, डगलस नॉर्थ के कमेंट्स जो हैं पैसेज में वो ट्रू हैं, तो उनके हिसाब से कौन सा वाला ट्रू होना चाहिए? ये तो बेकार है बच्चों, ये भी बेकार है. आंसर होगा बच्चों ए. ए विल बी द आंसर. ओके, मूविंग अहेड. अब हमारे सामने है फिफ्थ क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर मोस्ट लाइकली टू डिसअग्री? ठीक है, दिस इज अबाउट डिसअग्रीमेंट. ठीक है, the rules we live under frequently the result of accidents or previous trends. ठीक है, the rules we live under always emerge as the result of. B आंसर होगा बच्चों. सीधा सीधा दिख रहा है. deliberate planning and action by some people. ये तो ले पर्सन्स का जजमेंट हो गया और ले पर्सन्स के अगेंस्ट जा रहा है ऑथर, फेवर में नहीं जा रहा. सो दिस वाज आवर फिफ्थ क्वेश्चन. And now the last question. If people continue to behave in ways that make climate change worse, which of the following is the author most likely to recommend as a way of making them change their behavior? आंसर सीधा सीधा दिख रहा है बेटा. चारों क्वेश्चंस आप देखेंगे, ठीक है, चारों क्वेश्चंस देखेंगे, देन आंसर इसमें आपको एक ही दिखेगा, एक ही मिलेगा, एंड आंसर बड़ा क्लियर कट है, दैट इज फर्स्ट. ठीक है, तो आई होप हमने जो ये छोटा सा डिस्कशन रखा सैंपल पेपर का सबको फ्रूटफुल लगा होगा, सबको ये कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रीब्यूटरी लगा होगा इन देयर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ स्पाइरल दैट technically programs them into identifying the correct answer option choice while attempting questions under critical reasoning. So considering this, I hope they all must be in a very they all must be feeling heady about it. So I conclude today's session on a positive note today here, and I hope most of you must have had most of your answers ticked correctly. So I take your leave now. Thank you बच्चों, thanks a lot. हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सैंपल पेपर थर्ड को डिस्कस करने वाले हैं. क्लैट 2024 के लिए जो क्लैट ने अभी सैंपल पेपर रिलीज किया है, इसके अंदर एक डीआई बहुत इंटरेस्टिंग आई है. बच्चे देख के काफी कंफ्यूज हुए क्योंकि लेंथ देख के बच्चे डर गए, बोले सर इतनी बड़ी डीआई है तो कैसे हम कर पाएंगे. आपको मैं बता दूं बेटा, ये जब डीआई मैंने देखी तो मुझे भी पहले जब मैंने सिर्फ उसको ओवरऑल देखा, लेंथ को देखा, तो मुझे लगा काफी डिफिकल्ट हो सकती है, लेंथी हो सकती है. बट जैसे ही मैंने क्वेश्चंस को रीड किया, पहले ही क्वेश्चंस को रीड किया, तो मुझे पता चला कि डीआई में कुछ भी नहीं करना है. मतलब सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है.
है। सिर्फ आपकी रीडिंग स्किल्स अगर अच्छी है ना, अगर आप ट्रांसलेट कर पा रहे हो, इजीली अंडरस्टैंड कर पा रहे हो क्वेश्चंस को, बहुत आसानी से कर पाओगे। तो कभी भी एक चीज ध्यान रखिएगा कि भाई जो है लेंथ देख के आपको क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। सेम मिस्टेक 2023 में बच्चों ने कर दी थी, क्या कि एक डीआई बहुत लेंथी थी। कौन सी वाली बेटा? मैन वुमेन के एम्प्लॉयमेंट वाली, जो रूरल और अर्बन एरियाज में अलग अलग डिपार्टमेंट में कैजुअल एम्प्लॉयमेंट या फिर सैलरीड या फिर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, है ना, इनमें जो उनके अर्निंग का डिफरेंस दे रखा था, वो वाली डीआई काफी लेंथी थी। बच्चे देख के सोचे बोले इतना बड़ा पैसेज कौन करेगा। और वहीं एक साइड में डीआई दी थी वर्ल्ड फ्रूट प्रोडक्शन वाली, 2 लाइन के अंदर डेटा, बोले ये कर लेते, ये बहुत इजी होगी। जब करने गए तो पूरी कहानी अपोजिट हो गई। जितनी कम इंफॉर्मेशन उतनी ज्यादा कैलकुलेशन, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन उतनी कम कैलकुलेशन। तो भाई ओवरऑल देखा जाए तो जो लेंथी डीआई होती है, बड़ी डीआई होती है, वो कहीं ना कहीं आपका स्कोर अच्छा कर सकती है। वो आप इजीली उनको कवर कर सकते हो क्योंकि वहां पे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, इंफॉर्मेशन गिवन होंगी। इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा बेटा ना आने वाले। और जो मैंने सैंपल पेपर, तीनों सैंपल पेपर को एनालाइज किया तो मुझे पता चल रहा है बेटा, यहां पर मुझे जो लग रहा है कि ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने की प्रोसेस है। थर्ड वाली डीआई तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है और इस पैटर्न पे डीआई आनी भी चाहिए, मैं भी एक्सपेक्ट करता हूं। बट फर्स्ट वाली डीआई थी सिर्फ कंफ्यूज करने वाली थी, प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करना है, कोई लॉजिक नहीं था। ठीक है, तो टेंशन नहीं होना है, पैनिक नहीं लेना है। लेंथ को देख के सैंपल पेपर से आपके जो बेसिक चैप्टर्स मैंने बताए आप लोगों को, वो करना ही करना है। अर्थमेटिक पूरा अपना कवर करके रखिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, आप बहुत अच्छे से 12 में से 9, 10, 11 स्कोर कर ले जाओगे। कोई पर्टिकुलर 1 या 2 क्वेश्चन में लेंथ ज्यादा बड़ी आ जाए या कैलकुलेशन डिफिकल्ट आ जाए तो स्किप कर सकते हो, बाकी एवरेज स्कोर आप 10 अटेंड करोगे। फर्स्ट हम डीआई को रीड करते हैं। देखिए क्या दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा? The following passages describe the estimate forest covers and areas under trees, mangroves in Indian from 2003 to 2013 in hectares and square kilometers. हेक्टेयर में है और स्क्वायर किलोमीटर्स में बेटा। ठीक है, very dense forest in 2003, 5, 9, 11, 13 was 5.5 million hectare, 8.3 million hectare, 8.4, मतलब इस तरह से उन्होंने डेटा को डिस्क्राइब कर रखा है फॉर वेरी डेंस। फिर किसके लिए कर रखा है बेटा? मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट की इंफॉर्मेशन दे रखी है, फिर ओपन फॉरेस्ट की इंफॉर्मेशन दे रखी है, मिलियन हेक्टेयर्स रिस्पेक्टिवली, यहां तक डेटा दे रखा है उन्होंने। देन टोटल एस्टिमेटेड फॉरेस्ट कवर इज द सम ऑफ वेरी डेंस, मॉडरेट एंड डेंस ओपन फॉरेस्ट कवर। तो यहां पर मैंने जब इस पैसेज को, यहां तक आधे जो पैसेज को रीड किया, मुझे एक बात समझ में आ गई कि फॉरेस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। डेंस फॉरेस्ट, फिर कौन सा बेटा आपका? डेंस फॉरेस्ट के बाद जो है मॉडरेटली डेंस, और थर्ड है ओपन फॉरेस्ट, है ना, ओपन फॉरेस्ट। और इन तीनों का सम टोटल फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले तो मैं इतना डेटा टेबल के अंदर इंसर्ट करना ज्यादा प्रेफर करूंगा। रीजन कि सर बार बार पैसेज को रीड करने से अच्छा टेबल से डेटा को रीड कर लो। तो इतनी इंफॉर्मेशन यहां पर बना लो भाई, है ना। कौन कौन से बोले सर? ईयर जो है हमारे 2003, 2005, 2009, 2011 एंड 2013, यही ईयर दे रखे हैं बेटा आपको। और यहां पर देखो कौन कौन से डेंस फॉरेस्ट, DF फॉर डेंस फॉरेस्ट लिख रहा हूं, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, MDF मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, और ये बेटा ओपन फॉरेस्ट के लिए OF फॉर ओपन फॉरेस्ट। यहां थोड़ा सा आप समझिएगा, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं इतने तो। और एक बॉक्स बना लिया मैंने टोटल के लिए। ठीक है, टोटल आ गया, यहां पर टोटल फॉरेस्ट की बात हो गई। फिर आगे की जो इंफॉर्मेशन है उसको देखा जाएगा, अभी तो हमने इतना रीड किया है। इसको इंसर्ट करते हैं बेटा, इस डेटा को इंसर्ट करते हैं ताकि बार बार कंफ्यूजन ना हो। तो क्या दे रखा है? मैंने मेरे हाथ में पेपर ले रखा है ताकि मुझे बार बार स्लाइड को चेंज ना करना पड़े। बट आपके पास तो वहां पे ऑफलाइन पेपर आने वाला है। ठीक है, आप चाहें तो यहां से रीड कर सकते हैं। वेरी डेंस फॉरेस्ट कवर 2003, 5, 9, 11 एंड 13। कितना कितना है बेटा? 5.5 मिलियन हेक्टेयर। स्टार्ट जो हुआ है आपका 5.5 मिलियन हेक्टेयर, फर्स्ट वाला 5.5 मिलियन हेक्टेयर, MH लिख रहा हूं फॉर मिलियन हेक्टेयर। 8.3 मिलियन हेक्टेयर, फिर हो गया बेटा 8.4 मिलियन हेक्टेयर,
अगेन हो गया 8.3 मिलियन हेक्टेयर एंड 8.4 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फिर आगे देखिए मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कवर। अब मॉडरेटली डेंस के लिए दे रखा है 33.4 मिलियन हेक्टेयर, अगेन हो गया बेटा 32.0 मिलियन हेक्टेयर, और फिर आगे दे रखा है बेटा 31.9 मिलियन हेक्टेयर, 32.1 मिलियन हेक्टेयर एंड 31.9 मिलियन हेक्टेयर, ठीक। ये ओपन सॉरी कौन सा मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट का डेटा हो गया। थर्ड जो डेटा आपका दे रखा है बेटा, थर्ड डेटा आपके पास कौन सा, ओपन फॉरेस्ट का। तो ओपन फॉरेस्ट के अंदर कौन कौन सा डेटा है हमारे पास, ओपन फॉरेस्ट के अंदर है 28.9 मिलियन हेक्टेयर, फिर है 28.7 मिलियन हेक्टेयर, 28.8 मिलियन हेक्टेयर, अगेन 28.8 मिलियन हेक्टेयर, और लास्ट बचा बेटा आपका 29.6 मिलियन हेक्टेयर। तो आपको यहीं पर एक काम और कर लेना, टोटल और बना लेना, क्योंकि लास्ट लाइन में लिखा उन्होंने क्या लिखा है बेटा यहां पर, टोटल एस्टिमेटेड फॉरेस्ट कवर इज द सम ऑफ वेरी डेंस, मॉडरेट एंड डेंस ओपन फॉरेस्ट कवर। तो जो फर्स्ट है वो वेरी डेंस वाला है, ये VDF लिख लो, वेरी डेंस फॉरेस्ट। अब इनका टोटल चाहिए तो टोटल को ऐड कर लो बेटा, कैसे, 5 + 4 9, 9 + 9 18, कैरी 1, ठीक है, कैरी क्या बचा 1, 1 + 8 7, 7 + 3 10, 10 + 5 8 + 1 9, 9 + 3 12, 12 + 5 17, कैरी 1 3, 3 + 3 6, तो 67.8 मिलियन हेक्टेयर। आपने इसको ऐड किया बेटा, 7 और 3 10 है ना, कैरी बचा 1, फिर 9, 9 + 2 11, 11 + 8 19, और 3 2 5 + 1 6, 69 मिलियन हेक्टेयर, 69 मिलियन हेक्टेयर। इसको ऐड करेंगे बेटा, 4 + 9 13, 13 और 8 21, 21 का 1, कैरी क्या बचा बेटा 2, 8 + 2 10, 10 + 1 8 + 2 10, 10 + 1 11 और 8 19, 3 + 3 6। बस ऐड करते चलना है आपको, ऐसे कुछ नहीं करना, सिर्फ इनको ऐड करना है। 3 + 1 4, 4 + 8 12, कैरी 1 9, 9 और 2 11, 11 और 8 19, 11 और 8 19, कैरी 1 3, 3 + 3 6, 69.2 मिलियन हेक्टेयर, MH फॉर मिलियन हेक्टेयर बेटा ना। और ये 6 6 + 9 15 और 4 19, कैरी 1 9 + 1 10, 11 11 और 8 19, 3 + 2 6, 69.9 मिलियन हेक्टेयर। अब इसको आगे हमने और थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया, एक्सप्लोर कर दिया। इसमें क्या क्या दे रखा है, अब देखो आगे जब आपने पैसेज को रीड किया बेटा तो क्या मिली आपको इंफॉर्मेशन यहां पर, देयर आर अंडर ट्रीज कवर एंड एरिया अंडर मैंग्रोव्स। जो मैंग्रोव कवर ने किया है इन 2003 वाज स्क्वायर किलोमीटर। अब देखो यहां पर मैं थोड़ा सा ट्विस्ट लाऊंगा क्वेश्चन में, आपको लग रहा होगा अगर आप लोगों ने ट्राई किया होगा कि ये डेटा गलत दे रखा है, ट्रीज का डेटा मैंग्रोव्स में दे रखा है और मैंग्रोव्स का डेटा ट्रीज में दे रखा है। तो ऐसा कई बार हो जाता है, लेकिन जैसे ही मैंने क्वेश्चंस को रीड किया, क्वेश्चन के ऑप्शन को रीड किया, मुझे क्लियर हो गया। मुझे बस पैसेज में थोड़ा सा नाम चेंज करना था, ठीक है। तो पहले मैं डेटा को वही इंसर्ट करता हूं जो दे रखा है। क्या दे रखा है, ट्रीज का और मैंग्रोव्स का। कौन कौन से हो गए बेटा, ट्रीज और मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स। और इनका हम टोटल अगर जरूरत होगी तो निकालेंगे, नहीं होगी तो नहीं निकालेंगे, देखा जाएगा, ठीक है। तो ट्रीज का मैंने देखा बेटा, ट्रीज का मुझे जो डेटा दे रखा है, क्या बोला है उन्होंने 2003 में, ट्रीज के अंदर दे रखा है 4448 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब किलोमीटर स्क्वायर। एंड यहां पर मैंग्रोव्स के लिए 99
896 किलोमीटर स्क्वायर। फिर आगे रीड किया तो हमें क्या मिला इन 2005, 4581 किलोमीटर स्क्वायर एंड 91663 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, बस ऐसे डेटा को लिख लेना, नोट कर लेना आपको, और कुछ नहीं। इन 2009 में क्या दे रखा है बेटा? हाँ, यहां पर एक मिस्टेक कर दी इन्होंने, 2007 लिख दिया, तो वो 2007 की जगह क्या आना चाहिए, 2009 आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन में एक मिस्टेक हुई है, यहां पर जो लिखा ना 2007, कहां गया 2007, ये 2009 का डेटा है ना, ये प्रिंट मिस्टेक है, एक मिस्टेक मैं ये मान सकता हूं कि ये मिस्टेक है। इसको क्या होना चाहिए था, 2007 होना चाहिए। 2007 के लिए कितना दे रखा है, 4639 4639 किलोमीटर स्क्वायर एंड 92768 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़िए। थर्ड डेटा दे रखा है बेटा 4663 किलोमीटर स्क्वायर, 4663 एंड 90844 किलोमीटर स्क्वायर। और इंफॉर्मेशन क्या दे रखी बेटा आपको आगे, लास्ट जो 2013 है, 13 के लिए जो इंफॉर्मेशन है आपके पास, लास्ट 2013 की इंफॉर्मेशन और लिख लीजिए, 4628 किलोमीटर स्क्वायर, 91266 किलोमीटर स्क्वायर। बस हो गई डीआई कंप्लीट, है ना। डेटा आप देखो पूरा रीड कंप्लीट कर लिया आपने, यहां तक पूरा डेटा लिख लिया। हाँ, एक और चीज दे रखी है, 1 स्क्वायर किलोमीटर इज इक्वल टू 100 हेक्टेयर्स। 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना हेक्टेयर होता है बेटा, 100 हेक्टेयर होता है। एक और इंफॉर्मेशन है। अब ये डेटा, ये सब हमारे काम की चीज नहीं है, मैथ्स में स्पेशली काम की नहीं, जीके वगैरह में काम की हो सकती है, बट मैथ्स में ये काम का नहीं है। हमें तो डेटा काम का है कि जो डेटा दे रखा है उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द डेटा इन द पैसेज अबव। जो पैसेज के अंदर डेटा है उसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर करेक्ट है। तो आप देखिए, जैसे ही आपने फर्स्ट ऑप्शन को रीड किया, एज पर डेटा the increase in the total estimated forest cover in all the hill and tribal district। तो बेटा आपको हिल और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, हिल और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन पैसेज में मिली नहीं दी गई है, तो कैसे बोल सकते हैं पैसेज के बेसिस पे, मतलब ये डेटा हमारे लिए गलत हो गया। ठीक है, हाँ, अगर इनके बारे में पैसेज में लिखा होता तो हम आगे बात करते। जैसे ही मैंने पढ़ा हिल एंड ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री, तो इसके बारे में कहीं भी पैसेज में हिल और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, इसलिए आउट ऑफ पैसेज हो गया, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड को हमने देखा, एज पर डेटा इन 2005 इंडिया टोटल एस्टिमेटेड फॉरेस्ट कवर इन 69, ठीक है, मिलियन हेक्टेयर। कौन सी ईयर में, 2005 में, कंपेयर टू 67.8 मिलियन हेक्टेयर्स इन 2003। देखो जरा, 2005 में 69 है और 2003 में 67.8 है क्या, 67.8 है, और 2009 में बेटा 69.1 है। यहां पर कौन सी ईयर का दे रखा है, 2005 का 69 है। बिल्कुल सर, 2005 का 69 मिलियन हेक्टेयर है। तो यहां तक की इंफॉर्मेशन तो हमारी सही निकल गई, ये 69 मिलियन भी सही है और 2003 में हमारा 67.8 भी सही है। तो यहां तक तो अभी डेटा ठीक है। फिर while very dense forest doubles, moderately dense forest, open forest decrease by more than 10% in the same time period। तो बेटा मुझे ये बताओ, क्या very dense forest डबल दिख रहा है आपको? 5.5 का डबल हुआ, 5.5 का डबल हुआ नहीं हुआ सर, डबल होता तो 11 हो जाता, तो यही गलत हो गया। दूसरा यहां पर आप देखो 10% से डिक्रीज दिख रहा है, 33.4 का 10% 3.4 होता, 3.4 का कहां डिक्रीज है, तो गलत हो गई, डेटा गलत हो गया, इंफॉर्मेशन गलत हो गई, मतलब सेकेंड ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। थर्ड ऑप्शन देखिए, सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेट करने और कुछ नहीं, और कोई खास कैलकुलेशन भी नहीं करनी थी। एज पर द डेटा ओवर डिकेड 2003 एंड 13, इंडियन फॉरेस्ट कवर इंक्रीज्ड बाय मोर देन 25,000 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड 180 स्क्वायर किलोमीटर अंडर मैंग्रोव्स।
ठीक है 25,000। ओवरऑल क्या इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है बेटा वो कितने से इंक्रीज हुआ है 25,000। फॉरेस्ट कवर इंक्रीज्ड बाय मोर देन 25,000 स्क्वायर किलोमीटर एंड 180 स्क्वायर किलोमीटर अंडर मैंग्रोव। ठीक है देयर इज एन इंक्रीज of less than 30,000 square kilometer of an open forest but a decrease more than 10,000 kilometer in dense forest। ठीक है तो भाई देखो जरा डेंस फॉरेस्ट में 10,000 का डिफरेंस है क्या, कौन सी ईयर में 2003 और 2013 में। डेंस फॉरेस्ट में कितना डिफरेंस 10,000 का। बोले सर बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है यहाँ तो 5.5 और 8.4 में डिफरेंस कितना हो गया, एक्सट्रीमली डिफरेंस दिख गया बेटा यहाँ पर, है ना। डिफरेंस क्या हो गया, कुछ ज्यादा ही दिख रहा है आपको। और फर्स्ट सेंटेंस जो आप रीड करेंगे बेटा इसका क्या दे रखा है यहां पर, एज पर ओवर डिकेड इंडियाज फॉरेस्ट कवर इंक्रीज्ड बाय मोर देन 25,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो 2003 और 2013 में देखो 25,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है क्या। बोले सर 2003 टोटल की बात कर रहा है 67.8 और 69.9 कितना डिफरेंस है बेटा, कितना डिफरेंस है 9 से 8 गया 1 और यहां पर 7 9 से 7 गया 2 तो 2.1 का डिफरेंस है। अब 2.1 की वैल्यू जो होगी आपकी 21,000 आएगी। बोले सर कैसे आएगी 2.1 की वैल्यू 21,000, तो समझिए जरा 2.1 मिलियन हेक्टेयर है और आपको पता है कि सर 1 मिलियन में कितना होता है 10 लाख होता है। 1 मिलियन में हो गया 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर और 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितना हेक्टेयर था बेटा 100 हेक्टेयर था, तो 100 से कैंसिल करना पड़ा, तो 1 0 पॉइंट से कैंसिल हो गई। तो ये लगभग कितना जाएगा आपका, ये जाएगा बेटा 21,000 स्क्वायर किलोमीटर, 21,000, जबकि हमें बोला क्या है मोर देन 25,000। तो यहां पे गलत हो गया ये, जब यही गलत हो गया तो आगे करने की जरूरत नहीं है। और थर्ड आंसर अगर गलत हो गया तो ऑटोमेटिक क्या हो गया बेटा फोर्थ करेक्ट हो गया। जब तीनों गलत हो गए तो चौथा सही हो गया, फोर्थ सही है। आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करोगे, एज पर द डेटा इन 2013 इंडियाज फॉरेस्ट कवर इज 69.9 मिलियन, बिल्कुल सही है। एंड 4628 स्क्वायर किलोमीटर अंडर मैंग्रोव्स, 4628 बिल्कुल सही है डेटा। बस अब मैं जो चमत्कार करने की बात कर रहा था ना कि यहाँ पर डेटा क्या दे रखा है, थोड़ी गलती कर दी, ये ट्रीज का डेटा मैंग्रोव्स में हो गया और मैंग्रोव्स का डेटा ट्री में हो गया। तो हमें बस नाम चेंज कर देने, मैंग्रोव्स को ट्रीज कर दो, ट्रीज को क्या कर दो मैंग्रोव्स कर दो, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आप पैसे जैसे जैसे ऑप्शंस करते जा रहे हो आपको समझ में आ गया कि सर हमें डेटा मैंग्रोव्स का ट्रीज के अंदर दे दिया और ट्रीज का किसके अंदर दे दिया मैंग्रोव्स। तो ये करेक्शन आप खुद कर सकते हैं क्वेश्चन को गलत ठहराने की जगह, है ना। ऐसा मत करना कि क्वेश्चन गलत है छोड़ देते हैं, नहीं, आप इतना डेटा इंटरचेंज कर सकते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू डेटा इन द गिवन पैसेज अबव। वही पैसेज में जो डेटा दे रखा है उसके बेस पे आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो देखो फर्स्ट सेकंड क्या दे रखा है, इंडिया ट्री कवर डिक्रीज सब्सिक्वेंटली 99896 स्क्वायर किलोमीटर इन 2003 टू 99163 स्क्वायर किलोमीटर इन 2005। देख लो भाई ट्रीज का डेटा जो हमने नाम चेंज किया 99896 है यहाँ पे, बिल्कुल है। किलोमीटर इन 2003 टू 9166 स्क्वायर, ठीक है बिल्कुल सही बात है यहाँ पर कि डिक्रीज हुआ है बट 2005 में, बट डिक्रीज स्टेडली ओवर द डिकेड वेयर इंडियाज मैंग्रोव्स कवर इंक्रीज ओवर द डिकेड। अब यहां पर बोल दिया हमें कि भाई जो मैंग्रोव्स है वो हमेशा क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। देख लेते हैं एक बार मैंग्रोव्स। बोले सर यहां से इंक्रीज तो हुआ, ठीक है, ये भी इंक्रीज हुआ, ये भी इंक्रीज हुआ, लेकिन यहां पर आकर क्या हो गया बेटा डिक्रीज हो गया, तो सेंटेंस गलत हो गया। ओवर द डिकेड में क्या इंक्रीज हुआ, 2013 में 11 के रिस्पेक्ट में क्या है डिक्रीज है। बोले सर डायरेक्ट कैसे बोला, 63 और 28 लेस हो गया ना बेटा, 63 से 28 क्या है लेस है, तो डिक्रीज हुआ, इंक्रीज का हुआ, इंक्रीज होता तो ज्यादा होता। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहां पर कैंसिल हो गया।
फर्स्ट ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। सेकेंड ऑप्शन पे गए आपने, मैंग्रोव्स इन इंडिया अकाउंट फॉर 0.1% कंट्रीज टोटल ज्योग्राफिकल एरिया एंड फॉर अबाउट 3% ऑफ वर्ल्ड्स मैंग्रोव्स वेजिटेशन। तो बेटा हमें वेजिटेशन और इन सब की इंफॉर्मेशन दे रखी है क्या? ज्योग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट है कुछ दे रखा है डेटा में, पैसेज में नहीं दे रखा है, तो गलत हो गया है ना। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। जब इंफॉर्मेशन नहीं तो कैसे क्वेश्चन, ये डेटा हमारे लिए काम का नहीं, क्योंकि हमसे बोला अकॉर्डिंग टू पैसेज, पैसेज के अकॉर्डिंग सही है नहीं। थर्ड, मैंग्रोव्स इन इंडिया कवर्स 4628 स्क्वायर किलोमीटर इन 2013। बिल्कुल सही है डेटा। मैंग्रोव्स 2013 में जो मैंग्रोव्स है बेटा कितना है? 2013 में 4628, यही दे रखा है हमें 4628, बिल्कुल ठीक है। फिर ग्लोबली मैंग्रोव्स आर डिसअपियरिंग पर ईयर, बट इन इंडिया मैंग्रोव्स ओवर कवर इंक्रीज्ड बाय 58 स्क्वायर किलोमीटर इन 2005 7। यहां पर वही 9 होना चाहिए था, 5 की जगह 7 है ना, 9 होना चाहिए। एंड 24 स्क्वायर किलोमीटर 7 मतलब वही 9 से 11, तो इसको हम 9 कर लेते हैं और ये इसको 11 कर लेते हैं, तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी हो गया। क्या बोला? मैंग्रोव्स कवर इंक्रीज्ड बाय 58 स्क्वायर किलोमीटर 2005 to 9 एंड 24 स्क्वायर किलोमीटर 2009 से 11। तो देख लो भाई 58 और 24 है कि नहीं? 2005 से 9 में 24 है, कितना कितना बोला है? 2000 हाँ सर बिल्कुल है ना। 5 से 9 में 9 से 1 गया 8 और बेटा यहां पर 13 से 8 गया 5, तो 58 का डिफरेंस आ गया, बिल्कुल 58 का है। और 9 से 11 में अगर हम देखें तो बेटा यहां पर 3 से 9 नहीं जा रहा है, 13 से 9 गया 4 और 5 से 3 गया 2, 24 का है, तो बिल्कुल करेक्ट डेटा दे रखा है। यहां तक का जो डेटा हमने रीड किया, ये 58 स्क्वायर किलोमीटर का डिफरेंस भी सही है और 24 का भी सही है, तो यहां तक की इंफॉर्मेशन तो ठीक हुई। आगे पढ़िए। इट हाउएवर डिक्रीज्ड thereafter by 35 स्क्वायर किलोमीटर in 2011 and 13। बेटा 2011 से 13 में देखो डिक्रीज हुआ है, 11 से 13 में बिल्कुल डिक्रीज है। कितना डिक्रीज है सर? 3 से 8 गया, तो 13 से 8 गया 5 और 5 से 2 गया 3, 35, बिल्कुल परफेक्ट डेटा है सर। यहां तक का डेटा भी हमारा परफेक्ट हो गया, कहां तक का? 35 वाला, हाँ ठीक है ये डेटा। अब ट्री कवर्स हैज बीन एस्टिमेटेड एज 91266 स्क्वायर किलोमीटर इन 2013। तो देख लो 2013 का 91266 परफेक्ट डेटा है सर, यहां भी है ना। ये वाला डेटा भी आपका बिल्कुल परफेक्ट है 13 तक। ग्लोबली ट्री कवर्स लॉस continuous but it's is down from peak high and in India tree covers increased by 1105 स्क्वायर किलोमीटर। कहां से कहां तक बेटा? वही 2005 से 9 तक, 2005 से 2009। देखो जरा ट्रीज में इंक्रीज हुआ है कि नहीं, इंक्रीज हुआ है कि नहीं ट्रीज में? 5 से 9 में कितने का? 1105 का, 1105 का 5 से 9 में। देखो भाई 1105 का सर 13 से 8 गया 5, बिल्कुल ठीक है। 5 से 6 नहीं जा रहा है, 15 से 6 गया 9, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। फिर यहां पर क्या बचा बेटा? फिर क्या हो गया? अच्छा 8 से 3, सॉरी ये वाली वैल्यू ज्यादा है, देखो ये ज्यादा है, तो 8 से 3 गया 5 और 6 से 6 गया 0, 6 से 6 गया 0, 7 से 6 गया 1 और 2 से 1 गया 1, तो आ गया 1105, बिल्कुल परफेक्ट आ गया डेटा सर। तो ये वाला डेटा भी हमारा परफेक्ट हो गया यहां तक। बट डिक्रीज्ड बाय 1924 स्क्वायर किलोमीटर 2009 to 11 एंड इंक्रीज्ड 422 स्क्वायर किलोमीटर 2011 से 13। तो ओवरऑल डेटा आप चेक कर रहे हो तो ये वाला जो डेटा है आपका बिल्कुल परफेक्ट है ना। आपने देखा कि सर 2009 से 11 में इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है। देखो 2009 में आपका डिक्रीज दे रखा है, 2009 में आपको क्या बोला है? डिक्रीज बोला है, ठीक है यहां तक। ये तो हो गया था हमारा, बट डिक्रीज बाय 1924 स्क्वायर किलोमीटर। 9 से 11 में डिक्रीज बोला है बेटा,
तो 9 से 11 का डेटा देखो, 9 से 11 में डिक्रीज हुआ है, बिल्कुल हुआ है सर, डिक्रीज हुआ। 8 से 4 गया 4, 6 से 4 गया 2, बिल्कुल परफेक्ट। एंड 17 से 8 गया 9, 17 से 8 गया 9 और 1 से 0 गया 0, तो 1924। मतलब ये वाला जो डेटा है बेटा, सी का पूरा पूरा डेटा परफेक्ट है, तो आंसर हो गया हमारा सी। थर्ड, लास्ट पे जाने की जरूरत है ही नहीं। हालांकि डी में क्या बोला उसने, इन द टाइम पीरियड गिवन इन द पैसेज इन द ईयर इन विच द ट्री कवर इंक्रीज द मैंग्रोव कवर डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। तो अगर ट्री इंक्रीज हो रही है तो मैंगोज डिक्रीज हो, या मैंगोज इंक्रीज हो रहा है तो ट्री डिक्रीज हो। ये जरूरी है क्या? बोले सर बिल्कुल नहीं दिख रहा है। यहां पर देखो ये इंक्रीज हो रहा है, ये 44 से बिल्कुल इंक्रीज हुआ, यहां डिक्रीज हो गया, ये तो अपोजिट चल गया। फिर अगेन ये भी इंक्रीज और ये भी इंक्रीज, तो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं ओवर द डिकेड में, तो अपोजिट कहां चल रहा है? वाइस वर्सा वाली कहानी खत्म हो गई। थर्ड क्वेश्चन क्या आपका, थोड़ा सा ट्रिकी, एक लास्ट और थोड़ी सी मेहनत कराने वाला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू पैसेज अबव। क्या बोला भाई? थर्ड वाला, in 2009 very dense forest was 84,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। 2009 में वेरी डेंस, देखो 8.5 मिलियन दे रखा है, 2009 में 8.5 मिलियन दे रखा है हेक्टेयर, बिल्कुल परफेक्ट हो गया डेटा यहां तक। तो फिर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट वाज 31900, तो 31.9 है। मॉडरेटली फॉरेस्ट में देखो 31.9 मिलियन हेक्टेयर, बिल्कुल मिलियन की वैल्यू रखोगे ऑटोमेटिक आ जाएगा डेटा, मिलियन की वैल्यू रखोगे ऑटोमेटिक आ जाएगा डेटा, ठीक है। तो बिल्कुल परफेक्ट हो गया ये वाला भी, थर्ड वाला भी। अब इसको चेक करने मत बैठ जाना कि 31 का ये आ रहा है कि नहीं, डेटा ही देख के समझ में आ गया 3.19 से 31.9 से। एंड 287 स्क्वायर किलोमीटर। अब देखो यहां पर 287 है, जबकि मुझे मेरे डेटा में क्या दे रखा है? 287 है, 288 है, 28.8, तो यहां पर डेटा गलत हो गया बेटा। 287 की जगह क्या आ गया? 288। तो फर्स्ट ऑप्शन तो मेरा ये कैंसिल हो गया, फर्स्ट ऑप्शन थर्ड का कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर 288 होता तो डेफिनेटली करेक्ट हो जाता, लेकिन अभी यहां पर 287 आ गया, तो ये कहानी गलत हो गई। थर्ड वाला देखिए, सेकेंड ऑप्शन, बिटवीन 2005 एंड 2009, 2005 and 9 moderately dense forest change by 1000 स्क्वायर किलोमीटर। मॉडरेटली में कितना डिफरेंस है? 1000 का, ठीक। देखें 2005 और 9 में 32 से 31.9, बिल्कुल 0.1 का डिफरेंस है, वहां भी दे रखा है 1000 या 10,000 का डिफरेंस। देखो जरा कितना डिफरेंस दे रखा है आपको, 1000 का। 32 से 31.9, 0.1, आप चाहे तो इसको निकाल लो, 0.1 इंटू 1 लाख, 10 लाख, सॉरी 10 लाख, इतना क्या आ गया हेक्टेयर। और 100 हेक्टेयर में क्या होता है बेटा? 100 हेक्टेयर में 1 स्क्वायर किलोमीटर होता है, तो ये टोटल स्क्वायर किलोमीटर आ गया। 0.1 है, 1 0, ये पॉइंट से कैंसिल हो जाएगा, तो 1000 आ गया। तो बिल्कुल परफेक्ट डेटा यहां तक का। फिर आगे बढ़िए, वेयर्स between 2005 and 2009 and 2011, between 2009 and 2011 in very dense forest there was no increase or decrease। तो भाई देखो जरा 2009 और 11 में very dense में no change, टू 2005 होगा बेटा। फिर 2005 और 2011 में नो चेंज है क्या? बिल्कुल 8.3 8.3, 2005 और 2009 में नो चेंज, तो ये 5 है, एस नहीं है, ये 5 है। 2005 और 2011 में नो चेंज, तो ये भी परफेक्ट हो गया, है ना। ये थोड़ा सा वो प्रिंट करते टाइम कंफ्यूजन हो गया होगा, पीपीटी बनाते टाइम, तो एस लिख दिया। वो कितना है? 2005। तो 2005 और 11 का डेटा बिल्कुल परफेक्ट है, किसका? वेरी डेंस का, सेम है, नो चेंज है। आगे बढ़िए, एंड बिटवीन 2011 एंड 13 टोटल एस्टिमेटेड फॉरेस्ट कवर इंक्रीज्ड बाय ओवर 5000 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल फॉरेस्ट जो है इंक्रीज होना चाहिए 5000 से। देखो जरा टोटल फॉरेस्ट कौन सी ईयर की बात की है बेटा उसने? कौन सी ईयर की बात की है? थर्ड ऑप्शन सेकंड में, इन 2011 एंड 13। तो 11 और 13 में 69.2 और 69.9, कितना डिफरेंस दिख रहा है आपको? 69.2 और 69.9, कितना डिफरेंस है? 0.7 मिलियन हेक्टेयर। 0.7 इंटू 10 लैक्स,
अपॉन में 100 ताकि स्क्वायर किलोमीटर निकल जाए, 0 से पॉइंट कैंसिल, तो 7000 आ गया, मोर देन 5000 बिल्कुल परफेक्ट आंसर है ना। तो ये वाली कहानी भी जो आपकी थी थर्ड ऑप्शन के सेकंड, ये वाली भी सही निकल गई कि भाई जो है उसका डेटा एस्टिमेटेड फॉरेस्ट 5000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है, तो पूरा के पूरा डेटा आपका मैच कर दिया। जब यही आंसर आ गया तो मैं अगले दो को क्यों चेक करने बैठूंगा, ये मेरे काम के नहीं है। आंसर मैच कर गया तो खत्म हो गई कहानी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ इन 2013 इंडियाज फॉरेस्ट कवर वाज 21.23%, टोटल इंडिया का फॉरेस्ट जो है वो कितना है 21 अब ये क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, ये डेटा दे रखा है कि अगर ऐसा हो, इफ इट्स टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का इतना है, आउट ऑफ दिस 2.54% इज वेरी डिसेंट, ठीक है, 9.70 मॉडरेटली एंड द रेस्ट 8.99% इज ओपन फॉरेस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द रेस्ट ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया इज 1.26% स्क्रब, स्क्रब भी कितना हो गया बेटा 1.26, एंड द रेस्ट इज क्लासिफाइड एज नॉन फॉरेस्ट, तो नॉन फॉरेस्ट जो बचा हुआ पार्ट है वो नॉन फॉरेस्ट हो गया। इफ द एरिया कवर्ड बाय स्क्रब, स्क्रब का एरिया दे रखा है, देन व्हाट इज द एरिया कवर्ड बाय नॉन फॉरेस्ट, तो नॉन फॉरेस्ट का एरिया कैसे निकालें, बोले सर टोटल एरिया 100%, इसमें से फॉरेस्ट कवर्ड कितना हो गया 21.23 और स्क्रब कितना हो गया 1.26, बाकी का तो इस फॉरेस्ट का ही डिफाइन कर रखा है कि भाई टोटल जो 21.23 है उसमें वेरी डेंस कितना है, डेंस कितना और ओपन कितना, और 1.26 क्या था स्क्रब था, तो इसको भी माइनस करो, बचा हुआ आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो 6 और 3 9, 100% माइनस 6 प्लस 3 9, कैरी 1, 2 प्लस 2 4 और 1 5, ये परसेंट है, 6 और 3 9, ठीक है, कुछ कैरी नहीं बचा, 2 प्लस 2 4.49, और बेटा यहां पर बचा क्या हमारे पास 21 और 1 22.49, अगर 100 से 22.49 जाएगा तो क्या बचेगा बेटा 77.51%, 77.51%। अब हमें 1.26% की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 1.26 की वैल्यू कितनी दे रखी है 41.500 स्क्वायर किलोमीटर, तो हम यहां से 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, 40 अपॉन 126, 0 एक 0 किसका बढ़ा है बेटा, पॉइंट हटाने का बढ़ा दिया, और हमें चाहिए कितना, अब हमें फाइंड करना है भाई, स्क्रब की वैल्यू दे रखी थी, आपने इसको सॉल्व किया, आपको चाहिए 77.51, तो जो फाइंड करना उसका मल्टीप्लाई 77.51, 0 से 0 कैंसिल, अपॉन में 100 आ गया, पॉइंट हटाओगे तो एक 0 से ये कैंसिल, बस आपको इसको सॉल्व कर देना बेटा। अब क्या करना, आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करोगे, आपको जब कैलकुलेशन करोगे तो क्या आंसर आएगा इसका आंसर आ जाएगा आपका अप्रॉक्स 255.2, अप्रॉक्स आंसर आएगा दैट इज 255। अब ये कैलकुलेशन का पार्ट है, छोटी सी कैलकुलेशन करनी है, आप चाहो तो अप्रॉक्स डेटा ले सकते हो, चलो करा देता हूं, कुछ नहीं करना था यहां पर, आप 51 को 50 अप्रॉक्स ले लेते, इसको 125 ले लेते, 125, 25 से 5 टाइम्स, 25 से 2 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, 5 से इसको कैंसिल और मल्टीप्लाई करो। ठीक है, देखें 25 से 2 टाइम्स, 25 से 5 टाइम्स, अप्रॉक्स लिया 2 से 5 टाइम्स, तो 5 से अगेन कैंसिल किया बेटा, 5 8 जा 40, 5 3 जा, और अगेन 5 से अगर कैंसिल करें तो 16.6, 77, 7 6 जा या 16 से ही मल्टीप्लाई कर लो, 16 7 जा, 16 7 जा क्या हो गया 112, कैरी 1 11, 16 7 जा 112 प्लस 11, तो आप सॉल्व करना बेटा, कैलकुलेशन का कुछ पार्ट नहीं है, कोई खास दिक्कत नहीं है, 252.2 है ना।
ठीक है, अभी वो माइंड से निकल गया डेटा, वो अभी मैं उसको करूंगा तो वो टाइम कंज्यूम करेगा और कुछ नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है अगर एग्जाम में आपके साथ भी हो कि आप किसी डेटा पर स्टक हो जाओ, वहां पर टाइम खराब नहीं करना आप, क्योंकि आपके दिमाग ने उसकी एक गलत इमेज ले रखी है तो आप उसको नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करो और वापस आ जाओ, विद इन 30 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा थोड़ा सा स्ट्रेटेजी भी चेंज करनी होती है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, इन 2013 वेरी डेंस मैंग्रोव्स कंप्राइज 29.2% ऑफ इंडियाज मैंग्रोव्स, ठीक है, कवर मॉडरेटली डेंस अबाउट एंड ओपन मैंग्रोव्स अबाउट टोटल मैंग्रोव्स कवर द एरिया कवर्ड बाय वेरी डेंस मैंग्रोव्स। वेरी डेंस का एरिया हमें बताना है बेटा, कौन सी ईयर में, 2013 में। तो 2013 में वेरी डेंस का परसेंट ये दे रखा है, इंडियाज मैंग्रोव्स कवर मॉडरेटली डेंस ये परसेंट हो गया, एंड ओपन मैंग्रोव्स अबाउट 39.31% ऑफ मैंग्रोव्स कवर। तो हमारे पास टोटल मैंग्रोव्स है 2013 के टोटल मैंग्रोव्स कितने थे आपके पास, मैंग्रोव्स जो थे 4628। इसका कितना परसेंट आपको क्या फाइंड करना है बेटा, एरिया कवर्ड बाय वेरी डेंस। वेरी डेंस ने कितना कवर कर रखा है, 29.2%। 29.2% का अपॉन में 100, बस सॉल्व कर दो। अब यहां पर क्या है, ये स्क्वायर किलोमीटर है, बस सॉल्व करना है बेटा और कुछ नहीं, सीधा सीधा सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में एक जीरो और बढ़ जाएगी, ये पॉइंट हटा लो भाई, एक जीरो और बढ़ा लो, अब मल्टीप्लाई कर दो। तो 292 8 जा 8 2 जा 4628 इंटू 292 है ना, 2 8 जा 16 कैरी 1 2 2 जा 4 प्लस 1 5 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8 प्लस 1 9 अगेन 9 9 8 जा 72 कैरी 7 9 2 जा 18 और 7 25 कैरी 2 फिर 9 6 जा 54 प्लस 2 56 5 9 4 जा 36 प्लस 5 41 एंड 2 8 जा 16 कैरी 1 2 2 जा वही है सेम चीज 4 प्लस 1 5 2 6 जा 12 1 2 4 जा 8 प्लस 1 9 ऐड करना है बेटा बस। लेकिन ऐड करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर स्मार्ट वर्क करो। क्या ऐड कैसे करोगे, मल्टीप्लाई जब करते हैं हम तो एक एक डिजिट छोड़ के करते हैं है ना, प्लस यहां पर फिर से कर लो 9 8 जा 72 कैरी 7 9 2 जा 18 प्लस 7 25 2 9 6 जा 54 प्लस 2 56 9 4 जा 36 प्लस 5 51। फिर अब दो डिजिट छोड़े तो अगेन 6 5 2 9 ऐड करना है बस, 6 आ गया 5 प्लस 2 7 आ गया बेटा 2 5 प्लस 6 11 प्लस 2 13 आ गया 9 प्लस 6 5 प्लस 3 प्लस 2 5 14। तो देखो क्या आंसर आया आपका, इसको आपने सॉल्व किया 1451376 अपॉन 1000 है तो बेटा 3 डिजिट के पहले पॉइंट 1451 देखो 1457 अप्रॉक्स, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में अप्रॉक्स जो आंसर आ गया वो दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए तो यहां पर ये आपकी डीआई कंप्लीट हुई। थैंक यू, आई होप आपको ये काफी हेल्प रहेगा है ना इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए। थोड़ा सा यहां पर बस फोकस रखना है, कोई ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, लेंथ देख के डरने की जरूरत नहीं। आप जैसे जैसे क्वेश्चंस को रीड करोगे बहुत इजीली सॉल्व करते जाओगे। हाँ, फोर्थ वाले क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा स्टक हुआ हूं, क्यों हुआ हूं रीजन आपको समझ में आ गया, कैलकुलेशन का पार्ट है और कुछ नहीं है, छोटी सी कैलकुलेशन है वो भी, वो अभी माइंड थोड़ा सा हो जाता है। तो चलिए थैंक यू।